मैं सुकन सत्तानी, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता, श्री रामगोपाल गाड़ोदिया, आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुकन सत्तानी, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता, श्री रामगोपाल गाड़ोदिया, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। अध्याय 2 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, एरे। हम सर्वप्रथम ये पढ़ना चाहेंगे कि एरे क्या है, एरे किसे कहते हैं। एरे एक समरूप डेटा तत्वों के परिमित क्रमों का एक संग्रह है जो कि क्रमिक मेमोरी स्थानों में संग्रहित होते हैं। समरूप का मतलब समान रूप से डेटा तत्वों का, क्रमिक मतलब एक क्रम के अंदर, संग्रह मतलब भंडारित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, मेमोरी में स्थान में संग्रहित होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि एरे के प्रकार। एरे कितने प्रकार के हैं? एरे 2 प्रकार के हैं, एकल या एक आयामी एरे और बहुआयामी एरे, जिसे मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि एकल या एक आयामी एरे क्या है। एकल या एक आयामी एरे आइटमों की एक सूची के लिए केवल एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग करके एक वेरिएबल नाम दिया जा सकता है और इस तरह के वेरिएबल को एकल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल या एकल आयामी एरे कहा जाता है। जिस प्रकार हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं उसी प्रकार हमें एकल या एक आयामी एरे की भी घोषणा करनी होती है, क्योंकि किसी भी अन्य वेरिएबल की तरह हम एरे को उपयोग में लेते हैं तो उनसे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि कंपाइलर उनके लिए मेमोरी में स्पेस आवंटित करता है। आगे हम देखते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब आपने देखा होगा कि वैसे 3 प्रकार के डाटा टाइप इसमें मेन बताए गए हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है और ड्राइव डाटा टाइप होता है। हम प्रिमिटिव डाटा टाइप के भाग का अध्ययन करते हैं। जैसे इन प्रकार का हमने एक डाटा टाइप लेते हैं यहाँ पर, और वेरिएबल का नाम एक ए लेते हैं और उसकी साइज हमने 3 दी है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर जो निर्धारित स्थान हुआ है वो कितना होगा? 3 होगा स्पेस के अंदर। अब आप एकल या एक आयामी एरे का किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं? एकल या एक आयामी एरे का प्रारंभ 2 प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है कि जब एक एरे को डिक्लेरेशन के साथ ही उसे प्रारंभ किया जाता है तो एरे निम्न प्रकार से क्या होगा? प्रारंभ होगा। जैसे डाटा टाइप आ गया, एरे का नाम आएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइज, और साइज के बाद क्या होगा? लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं इंट ए, और हमने साइज दी है 3 और इसके अंदर हमने मान दे दिया लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर 0, 5 और 4। अब हम उसको देखते हैं कि हमेशा एरे का जो इंडेक्स नंबर शुरू होता है वो एरे का इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, और लास्ट जो एरे की वैल्यू होती है वो नल वैल्यू होती है। बैकस्लैश 0 के द्वारा जो दर्शाई जाती है वैल्यू, वो नल वैल्यू इंगित करता है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 0 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 दिखाया गया है इसके अंदर। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर। मान 0 की जगह हम कोई भी वैल्यू रखना चाहे, जैसे मान लो कि किसी विद्यार्थी की हमें एज भंडारित करना है तो हम एज रख सकते हैं इसके अंदर। यदि हमें कोई मार्क्स रखना है तो मार्क्स रख सकते हैं। जैसे हमारे इंडेक्स नंबर 0 तो हमने उसके अंदर साइज दी है सबसे पहले 0। इसी प्रकार हमने एरे इंडेक्स नंबर 1 के अंदर जो मान भंडारित किया है वो मान है 5, और इसी प्रकार एरे इंडेक्स नंबर 2 के अंदर जो हमने वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 4। तो ये इस प्रकार हम एरे का इंडेक्स नंबर चल रहा है 0, 1, 2, और ये है लिस्ट ऑफ वैल्यू जो हमने वैल्यू दी है एक एरे के अंदर।
इसी प्रकार हम आगे चलते हैं रन टाइम प्रारंभ करने के लिए। तो एक एरे को स्पष्ट रूप से चलाने के लिए रन टाइम प्रारंभ किया जाता है। तो एरे निम्न प्रकार से क्या होगा, प्रारंभ होगा। जैसे हमने एक लूप का प्रयोग किया है, फॉर लूप का, क्योंकि किसी भी कथन का जब बार बार दोहरान होता है तो हम कौन से कथन का प्रयोग करवाते हैं, फॉर लूप का प्रयोग करवाते हैं। वैसे लूपिंग कितने प्रकार की होती है, लूपिंग 3 प्रकार की होती है। व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, और डू व्हाइल लूप में पहले क्या होता है, लूप बॉडी का निष्पादन किया जाता है। और फॉर लूप में हमें क्या होता है कि ये पूर्व में क्या होता है कि इस लूप को हमें कितनी बार चलाना है, उसके लिए हम किसका निर्धारण करते हैं, फॉर लूप का प्रयोग करवाते हैं। जैसे हमने फॉर लूप में एक आई वेरिएबल लिया है जिसकी शुरुआत हमने 0 से की है, और आई का मान हमने लेस देन 10 करवाया। इसका मतलब है कि एरे की जो वैल्यू है वो 0 से लेके कहां तक चलने वाली है, 9 तक चलनी है, क्योंकि लेस देन 10 करवाया हमने। और आई का मान हमने एक एक से इंक्रीमेंट करवाया है। प्लस प्लस का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो किसके लिए है, इंक्रीमेंट के लिए होता है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना। सबसे पहले हमारा मान 0 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 1 बढ़ेगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 बढ़ेगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार बाद में हमने करेली ब्रैकेट से इसको क्या किया है, प्रारंभ किया है। और स्कैनअप, ये क्या होते हैं, प्रिंटअप और स्कैनअप, ये 2 चीज होती है सी लैंग्वेज के अंदर। प्रिंटअप और स्कैनअप दोनों ही फंक्शन है। प्रिंटअप तो एक आउटपुट के लिए होता है और स्कैनअप एक इनपुट देने के लिए होता है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रन टाइम पर हम देंगे तो हमें कंप्यूटर को इनपुट देना होगा सर्वप्रथम। तो इनपुट हम वैल्यू देंगे तो वैल्यू किस प्रकार की होगी, ये किसका संकेतांक बता रहा है, प्रतिशत डी इंटीजर वैल्यू के लिए बता रहा है। और ये एंड का चिन्ह होता है एड्रेस ऑफ, वैल्यू को एड्रेस ऑफ करवाने के लिए, मतलब वैल्यू को उसके अंदर इनपुट करवाने के लिए। किसके अंदर, एक्स नाम एक एरे का नाम लिया गया है, और किसकी वैल्यू हमें इसके अंदर भंडारित करवानी है, आई के अंदर वैल्यू को हमें भंडारित करवाना है। अब आगे हम एक आयामी एरे का प्रोग्राम के द्वारा हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इनका प्रोग्राम बनाते हैं। हम सर्वप्रथम हैश इंक्लूड का प्रयोग करवाते हैं। हैश इंक्लूड क्या चीज होती है, हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, मतलब एक पहले से बना हुआ एक फोल्डर की तरह होता है जिसके अंदर सी से संबंधित जो कमांडें होती है उनका उनमें भंडारण किया जाता है। जैसे हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर एक stdio डॉट नाम से एक हेडर फाइल को भंडारित किया गया है। std का मतलब स्टैंडर्ड हो गया, आई का अर्थ इनपुट से है और ओ का अर्थ आउटपुट से है, और डॉट के बाद जो एच लगा उसका मतलब हेडर फाइल से है। तो इस हेडर फाइल का क्या कार्य है, मतलब सी के कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम रन करवाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम studio.h का प्रयोग करवाते हैं। उसके बाद हम एक फाइल और लेते हैं conio.h भी लेते हैं। तो conio.h क्यों लेते हैं, वो ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन है कि हमें यदि पहले से कोई हमारे पास आउटपुट विंडो के अंदर कोई परिणाम दर्शाया हुआ है और उस परिणाम को हमें क्लियर करवाना है, डिस्प्ले को वहां से क्लियर करवाना है, तो हम CLR/SCR का प्रयोग हम लोग करवा सकते हैं, जो मेन फंक्शन के बाद में करवाया जाता है। और जो मेन फंक्शन का एक करेली ब्रेकेट शुरू होता है वो सबसे लास्ट में जाके जब क्लोज हो रहा है तो उनसे पहले हम लोग गेट ch का प्रयोग करवाते हैं। तो ये दोनों ही फंक्शन कौन सी हेडर फाइल के अंदर रखे हुए होते हैं, conio.h के अंदर रखे हुए होते हैं। और ये जो studio.h है उस फाइल को इसलिए लिया जाता है काम में कि जैसे हम printf है, scanf है, जो फंक्शन काम में ले रहे हैं, गेट से पूर से, ये फंक्शन जितने भी हम काम में लेते हैं, इन फंक्शनों का क्रियान्वयन जो प्रोसेस करवाया जाता है वो इन हेडर फाइल के द्वारा करवाया जाता है। जैसे हमने लिया है सिंपलेट एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी हो गई है और studio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल हो गई है। अब हम मेन फंक्शन लिया है क्योंकि बिना मेन फंक्शन के हम प्रोग्राम का क्रियान्वयन नहीं करवा सकते हैं। मेन एक क्या है, फंक्शन है। अब हम इसको करेली ब्रैकेट से शुरू करवाते हैं। करेली ब्रैकेट से शुरू करवाने के बाद में इसमें हमने लिखा है डाटा टाइप का नाम इंट, एरे का नाम लिखा है ए, और इसकी साइज हमने लिखी है 5। अब आपकी ये ऑप्शन है, साइज भी आप देना चाहे जितनी दे सकते हैं, 5, 10, 15, 20, जितने आपकी इच्छा हो उतने आप साइज इसमें अपने डाटा के अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद में हमने एक आई नाम से वेरिएबल का डिक्लेरेशन करवाया गया है।
अब हमने एक प्रिंटफ के अंदर आउटपुट के अंदर एक कथन लिखा है और उसमें सबसे पहले हमने डबल कोटेशन जो इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर हमने लिखा बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है, एक न्यू लाइन। बैकस्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन के अंदर आना, नई लाइन के अंदर आना। और अभी हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इंटर 5 नंबर्स। इंटर 5 नंबर्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर हम 5 नंबर इनपुट करवाएंगे। अब 5 नंबर जो हम इनपुट करवाएंगे वो हमने एक लूपिंग कथन के द्वारा पढ़ाया गया है। तो ये कौन सा टाइम हो गया, रन टाइम हो गया। क्यों रन टाइम पर हम वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, इसके अंदर भंडारित करवाएंगे। 5 नंबर हम प्रोग्राम रन करने के बाद में से कोई भी 5 वैल्यू इसके अंदर इनपुट करवाएंगे। जैसे हमने लिखा फॉर लूप का प्रयोग किया, आई की वैल्यू हमने 0 से शुरू करवाई है, आई लेस देन 5 लिखा। आई लेस देन 5 का मतलब हो गया कि इसमें वैल्यू 0 से चलकर 4 तक चलनी है। तो 0 से 4 तक जो वैल्यू चलेगी वो कितनी वैल्यू हो गई, टोटल 5 वैल्यू हो गई। और इसके बाद हमने आई का मान एक एक से हमने इंक्रीमेंट करवाया है। इंक्रीमेंट करवाने के बाद में हम फॉर लूप को कर्ली ब्रैकेट से हमने शुरू करवाया है। शुरू करवाने के बाद में वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए हमने किसका प्रयोग करवाया, यहाँ पर स्कैनअप का प्रयोग करवाया है। और स्कैनअप के अंदर हमने इंटीजर का जो संकेतांक है %d हमने लिखा है। और एंड वैल्यू को एड्रेस ऑफ करवाने के लिए ai के अंदर हमने मान को इनपुट करवाने के लिए हमने एरे में वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए आई की 5 वैल्यू हमें देना है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या करवाया कि जो हम लोग 5 नंबर को देंगे उसको हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करवाना है। किसके साथ में, एरे के इंडेक्स नंबर के साथ में हमें प्रिंट करवाना है। जैसे एरे का इंडेक्स नंबर मैंने ऊपर आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार इंडेक्स नंबर चलते हैं और उसकी वैल्यू उसके आगे चलती रहती है। तो उसी प्रकार हम लोग अब इसके अंदर क्या करवाया कि i = 0, i <5, i++ का हमने प्रयोग करवाया। उसके बाद हमने प्रिंटफ में लिखा, डबल कोटेशन में हमने क्या लिखा, एलिमेंट स्टोर्ड एट। और हमने जो साइज देते हैं एरे की उस ब्रैकेट में हमने %d का चिन्ह लगाया। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा आउटपुट आएगा तो एलिमेंट स्टोर्ड एट लिखा हुआ आएगा और %d की जगह हमारा इंडेक्स नंबर है वो प्रिंट होगा। और उसके आगे हमने इक्वल का चिन्ह लगा के %d फिर से लिखा है। इसका मतलब जो हमने वैल्यू दी है 5, वो वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर इंडेक्स नंबर के अनुसार प्रिंट होगी 500 वैल्यू। और इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होगा, इसका 0 से शुरू होगा। तो सबसे पहले मान लो हमने इसके अंदर 25 लिखा, तो 0 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल कितनी आएगी, 25 आएगी। तो उसी प्रकार हम लोगों ने इसमें क्या किया कि सबसे पहले हमने आई मतलब इंडेक्स नंबर इसके अंदर एरे की वैल्यू का प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद एरे के अंदर हमने उसकी जो साइज है वो आई की वैल्यू जितनी हमने दी है उतनी वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये वैल्यू जब तक चलती रहेगी जब तक ये वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर प्रिंट होता रहेगा। अब किस प्रकार से इसका इनपुट होगा और किस प्रकार से हमारे सामने आउटपुट आएगा वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो हमने देखा है सबसे पहले देखो इंटर 5 नंबर्स, मतलब इसमें हम 5 नंबर को इनपुट करवाएंगे। तो हमने 5 नंबर कौन कौन से दिए हैं, जैसे 22 दे दिया, 45 दे दिया, 66 दिया है, 85 दिया है, 55 दिया है। अब इसका कंप्यूटर इसको इनपुट के रूप में लेके हमें आउटपुट प्राप्त देगा। तो हमें आउटपुट किस तरीके से देगा इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे हमने लिखा है एलिमेंट स्टोर्ड एट 0, तो इसके इक्वल लिख दिया 22। एलिमेंट स्टोर्ड एट 1, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 का जो मान था 22, वो 22 0 के सामने जाके प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार इंडेक्स नंबर 1 का मान क्या हुआ, 45 हुआ। इसी प्रकार आगे चलेंगे हम 2 का देखते हैं, इंडेक्स नंबर तो 66 है, मान वो प्रिंट हो गया। इसी प्रकार इंडेक्स नंबर 3 का मान जो देखेंगे हम वो 85 है, वो 85 प्रिंट हो गया। इसी प्रकार 4 नंबर इंडेक्स का मान हम देखेंगे तो 55 है, वो प्रिंट हो गया। तो इसी प्रकार आपके यदि कोई भी प्रोग्राम हम लोगों को बनाना होता है, कोई भी टेबल प्रिंट करवाने के लिए और के लिए, तो हम लोग इनका प्रयोग करवा सकते हैं एक आयामी एरे का। अब बात आगे रहती है 2 डायमेंशनल एरे या द्विआयामी एरे, या जिसको बहुआयामी एरे के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।